दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। आज हमारा ये जो प्रोग्राम है, विशेषकर हमने उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है, उन युवाओं के लिए तैयार किया है जो विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार वोट करने जा रहे हैं। हमने कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रामकिशोर दोगने जी को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछेंगे, हमारे युवाओं के लिए, हम सब के लिए, हमारे शहरवासियों के लिए। तो शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हमारे हरदा के युवा भी हैं और मेरे साथ साथ ये सब भी आपसे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी पृष्ठभूमि हमें बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ है और आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपका पॉलिटिकल कैरियर। नमस्कार, एआर ब्रॉडकास्ट ग्रुप को बहुत बहुत मेरी बधाई। और इसके माध्यम से जनता तक हम लोगों की बात भी जाएगी और जनता की बात भी हम लोगों तक आएगी। इसके लिए आपका स्वागत और अभिनंदन हरदा के लिए आपने किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। इसके साथ ही जैसे आपने क्वेश्चन किया मेरी पृष्ठभूमि, मैं यहाँ पर गांव कोठरा है पास में, टिमरनी के पास, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरा एजुकेशन प्राइमरी हुआ धौलपुर में, टिमरनी के पास है। हायर सेकेंडरी टिमरनी से हुआ, राधा स्वामी कॉलेज स्कूल से। और मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं गवर्नमेंट नौकरी में चला गया था, कुछ दिन नौकरी की, फिर छोड़कर मैंने स्कूल डाल दिया। उसी टाइम मेरा एजुकेशन चलता रहा। मैंने स्कूल डाला, जैसे स्कूल का निर्माण किया था वहाँ भी स्कूल डाला। इंदौर में मेरा स्कूल है, विद्या विजय बाल मंदिर के नाम से, CBSE स्कूल है। स्कूल डाला था। स्कूल डालने के साथ साथ और पहले से भी मैं पढ़ता चला आ रहा था। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने MA किया, MA पॉलिटिकल साइंस से किया, MA लोक प्रशासन, MA सोशलॉजी से किया, MA लोक प्रशासन से किया, MPhil किया समाजशास्त्र से। अच्छा। और PhD समाजशास्त्र। मेरा BCom के साथ MBA है। BCom मैं यहाँ से करके गया था, उसके साथ MBA भी है HR से, वो भी किया। तो लास्ट टाइम मैं सबसे पढ़ा लिखा विधायक विधानसभा में था। अच्छा, होना चाहिए इस बात के लिए। डबल MA ट्रिपल MA मिल जाएंगे, MBA MA नहीं मिलेगा आदमी, या MPhil नहीं मिलेगी, या MA MPhil मिल जाएगा, MBA नहीं जुड़ पाता। तो ये ऐसे देखा तो डिग्री उन्होंने देखी कि सबसे ज़्यादा डिग्री मेरे पास ही थी उस टाइम। मैं बहुत मध्यम परिवार से था। मेरे पिताजी खेती करते थे गांव में, कोठरा में, और आज भी खेती परिवार करता है। मेरे 2 ब्रदर गांव पे हैं, एक कोठरा में है, एक धौलपुर में है, और 2 ब्रदर हम लोग इंदौर हैं। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी थोड़े दिन की, इसके बाद जैसे बिजनेस में आ गया। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था पहले गारमेंट्स का। तो गारमेंट्स का शोरूम मेरे हैं, 2 शोरूम इंदौर में है अभी। अच्छा। हाँ, एक पाटलिपुरा पे है और एक विजयनगर में। मेरी राजनीतिक अगर लाइफ में देखें अपन, तो मैं NSUI में यहाँ हरदा में काम किया। मैंने NSUI में 82 में मैंने यहाँ से एडमिशन लिया था और 85 में मेरा ग्रेजुएशन। पोलिंग बूथ एजेंट भी रहा हूँ। पोलिंग पे बैठते हैं ना विधानसभा के, जिस टाइम राजौरिया जी विधानसभा चुनाव लड़े थे। अच्छा, ओके। 85-84 के, तो उसमें मैं एजेंट भी रहा हूँ। राजनीति में आप पहले से कॉलेज लाइफ से राजनीति में जुड़े और पोलिंग बूथ से स्टार्ट किया। मतलब सबसे नीचे का कार्यकर्ता होता पोलिंग बूथ में, है ना, उससे इस तरह से किया 2000 के लगभग से 2003 के से। फिर वापस आया बिजनेस में, उस टाइम डेवलप कर लिया मैंने, 2-3 बिजनेस डेवलप किया। उसके बाद पुराने साथी फिर मिल गए, तो वो पुराने साथियों ने ले गया मुझे राजनीति में। फिर तो वो राजनीति में लाने के बाद में, क्योंकि हरदा रहा हूँ, यहाँ सब लोगों से टच में था, तो फिर यहाँ चालू कर दी। 2006 में एक यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव। विजय खंडेलवाल जी की डेथ हो गई थी, लोकसभा सांसद थे। उनके डेथ के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ, तो उस चुनाव में मुझे यहाँ भूमिका अच्छी मिली कि आपको करना है यहाँ काम। तो मैंने उस टाइम काम किया, काम में ईमानदारी से काम किया। तो वो पार्टी में मुझे रिकॉग्नाइज भी किया। वो पार्टी ने जब मुझे रिकॉग्नाइज किया तो पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। तो मैं प्रदेश में वाड़ी में रहा, पहले OBC की उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर 2 वार्डियों में रहा, प्रदेश के 2 वार्डियों में रहा 5-5 साल। फिर अभी भी उपाध्यक्ष लास्ट टाइम था। अभी चुनाव लड़ने वालों को, हम लोगों को पार्टी का डिसीजन हुआ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको संगठन में नहीं रखना। तो अभी मैं हटा हूँ, तो अभी चुनाव का टिकट मिल गया उसका, तो उपाध्यक्ष लग रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का। बधाई हो सर। और तो करते हुए ये आए 13 में मैंने चुनाव लड़ा था। यहाँ 13 में यहाँ हमारे हरदा की जनता और हरदा के सभी लोगों ने आशीर्वाद मुझे दिया, और आशीर्वाद के कारण मैं जीता। 18 तक विधायक रहा, और विधायक रहने के बाद 18 में फिर टिकट मिला मुझे, कांग्रेस पार्टी में फिर टिकट दिया था। तो फिर लड़ा चुनाव, तो 6600 करीब में लूज कर गया था।
और उसके बाद फिर अभी ये 23 आ गया, तो 23 से फिर टिकट दिया पार्टी ने, तो फिर हम काम कर रहे हैं। मेरा नेचर हमेशा ये रहा है कि काम कोई सा भी हो, हम ईमानदारी से अगर करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से गया हूँ। आज मेरे पास वहाँ विजयनगर में अच्छा स्कूल है, CBSE स्कूल है, मतलब ठीक है स्कूल है। आज वहाँ 1200 बच्चे हैं, हॉस्टल है, 150 बच्चे हॉस्टल में हैं, और ये सब चीज़ चल रही है। हमने वो काम किया तो वो सक्सेस हुए। रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया तो 2 मेरे 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट के शोरूम है। जी। तो काम करो तो होता है, सक्सेस होता, और ईमानदारी से काम करोगे ना तो सब सपोर्ट करते हैं, लोग भी सपोर्ट करते हैं। सर सबसे पहले एक पॉलिटिकल रूप में हम लोगों ने एक विधायक के रूप में देखा 2013 में। उस दौरान कांग्रेस के विधायक थे, तो उस दौरान आपकी क्या ऐसी मुख्य बातें जो आपके कार्यकाल की रही हो वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें? और आप लोगों के भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल बेहिचक दोगुने सर से पूछ सकते हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ सर, खैर सर, अगर काम करने में का आप में समझ हो तो काम कोई भी सरकार रोक नहीं सकती जी। तो विधायक को बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो वो अधिकार का मालूम होना चाहिए। पहले तो आपका अधिकार और कर्तव्य मालूम होना चाहिए। अब अधिकार का उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है। आपने अगर पत्र विधायक ने कोई सा भी लिखा शासकीय विभाग को, किसी को भी, उस पत्र के ऊपर उसको कार्रवाई करना पड़ेगी। उस योजना, अगर कोई योजना बना के दी है हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको जांच तो करना ही पड़ेगी। और अगर बजट जैसे आता है उसमें आपको बजट में लेना पड़ेगा, और नहीं ले रहा तो हम लोग को पावर है कि विधानसभा फिर उठा लें उसको, तो फिर क्वेश्चन करेंगे हमको, तो उनसे मंत्री से हम लड़ाई लड़ेंगे अगर वहाँ विधानसभा में, तो निश्चित ही उसको काम करना पड़ेगा वो। तो वो तरीका है हमारा, मेरा तरीका वही था। मैं राइटिंग पर ज़्यादा विश्वास करता था, नहीं करता था। और बाकी लोग कहते हैं कि सीधे हैं, ये है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं सीधे हैं, पंगत खाने वाले विधायक है, कहीं कुछ बोल देते हैं लोग, पर मुझे खुशी है उस चीज़ से। शरीफ रहना कोई गलत चीज़ नहीं, मैं शरीफ हूँ, सीधा का मतलब शरीफ हूँ। मैं किसी के साथ जाति नहीं करता, किसी के थाने में जबरदस्ती बंद नहीं कराता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कराता, ये काम नहीं करता हूँ, इसलिए सीधा हूँ। मैं ये करने लगा तो सर, एक मुझे याद है, आपका एक दृश्य याद आ रहा है कि आप गांधी जी बनके और आप विधानसभा में गए। जी, मैं वही काम विरोध प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल सर, मैं वो काम का तरीका ही वही बता रहा था कि काम जैसे वो गांधी जी यहाँ देखा हमने कि लोग समझते नहीं है, वहाँ जाते हैं। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते देश को, प्रदेश को, नेता नहीं चलाते, पर जनता नेता के ऊपर ही सब आरोप लगाती है। बाकी चलाते ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही उसको बिगाड़ते भी नेता को, है ना, वही खराब करते हैं। वही आज भ्रष्टाचार करते हैं और इनको भी साथ में शामिल कर लेते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। पर अगर नेता को जानकारी हो या समझ हो तो वो ब्यूरोक्रेट से काम करा सकता है, तो काम होते हैं। मैं क्या हुआ उस टाइम, यहाँ पानी हमारा, देखिए मतलब पॉलिटिकल लड़ाई थी वो, यहाँ टिमरनी की बॉर्डर पे लाके पानी रोक दिया, नहर का पानी टिमरनी, मतलब हमारी विधानसभा हरदा से स्टार्ट हो रही थी चिरकम्बा के पास, तो वो नहर में मिट्टी डाल के पानी रोक दिया गया। किसके द्वारा सर? ये शासन के द्वारा। अच्छा। उनका कहना ये था कि हमारे पास पानी नहीं, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम पानी नहीं दे पाएंगे, इधर नीचे एरिया वहाँ रोक दिया गया, इधर भी रोक दिया गया। टिमरनी विधानसभा पानी दे रहा हो, एक ही जिले में कितना मतलब दुर्भाग्य है तो कि आपको ये करना नहीं चाहिए शासन को, पर राजनीतिक लड़ाई है, क्या करोगे, रोक दिया उन्होंने दोनों तरफ पानी। हरदा विधानसभा पानी नहीं मिल रहा, तो वो लड़ाई मैंने लड़ी। जब पत्राचार किया, बातें की, नहीं मानना, तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने में क्या है, सत्ता पक्ष हम लोगों के ऊपर FIR कर देते, चक्का जाम किया तो उसकी धारा लगा दी, कहीं किसी कुछ किया, धरना दिया तो धारा लगा देते। तो वो देख के मैंने कहा इससे तो अपन, मुझे याद आया, और मैं गांधी जी को पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा अपन अहिंसा वाला आंदोलन चालू करे। देखे तो गांधी जी की धोती पहनी मैंने और लाठी ली, और यहाँ से गांधी जी की माला, गांधी जी के वहाँ गया घंटाघर, हम 10, 15, 20 लोग, 50 लोग हो गए थे, तो घंटाघर गए, माला पहनाई और नहर में जाके हम बैठे, धरना दिया। धरना देने में उनको समझ नहीं आया, अधिकारियों को भी और ऊपर नेताओं को भी, क्योंकि हम लोग अगर धरने पे बैठेंगे तो निश्चित खबर जाती है ऊपर भी, उनको कार्रवाई करना चाहिए था, नहीं कर रहे थे। 1 दिन 2 दिन दिया, नहीं माने, वैसे की वैसे मैं विधानसभा में पहुंच गया, विधानसभा पहुंच गया वैसे, और विधानसभा में वैसे ही लकड़ी और वो लेके गया हूँ, और ऊपर सिंगल धोती पे, ऊपर कुछ भी नहीं था, जाके गया हूँ। डिबेट हुई खूब वहाँ, और विधानसभा का एक रूल्स है कि वहाँ आप अगर जाते हैं लकड़ी लेके नहीं जा सकते, कोई हथियार लेके नहीं जाते, वो रहते हैं। तो वो लकड़ी तो बाहर रखे आता, पर वो उनको पता ही नहीं, बीजेपी वालों को, ना कि वो देखा उन्होंने, हम जो रोड पे चल रहे थे उसी स्टाइल में घुस गए,
तो वो भी डिबेट भी हुई खूब हमारी। उस डिबेट में आप देखिए, डिबेट में वहाँ जो सत्ता पक्ष था, बीजेपी के लोगों ने मुझे आरोप लगाया कि अर्धनग्न आ गए, ये हमारा मर्यादा खत्म कर दी विधानसभा का, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने अपना जवाब दिया कि मुझे क्यों करना पड़ा, आपने इस पर सोचा कभी? बताइए, आपको जानकारी सब है कि क्यों करना पड़ रहा है। मुझे नहर का पानी चाहिए, मेरी मांग जो है, नारे लगाते हो गया नहर का पानी का। तो बोले नहीं, ये तो मर्यादा भंग कर दी, इनको विधानसभा सदस्यता खत्म कर दो, ये वो आरोप लगे। पर जब डिबेट चली जो सामने वालों की, तो मैंने बताया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक तो समझे, उसके बाद मेरी परिस्थिति समझे। ये अन्याय है सीधा सीधा, और अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने इसी तरह से लड़ाई लड़ी थी, उसी के अंतर्गत में भी आया। तो फिर विधानसभा में डिबेट हुई, खूब 3 बार स्थगित हुई विधानसभा। जब हंगामा होता है तो स्थगित हो जाती है। स्थगित होने के बाद फिर उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, वहाँ मंत्री को बुलाया कि सब मीटिंग करिए, आप इनकी समस्या का समाधान करिए। तो समस्या का समाधान उन्होंने हम लोगों को बिठा किया। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी थे, PS कहलाते, जो प्रमुख सचिव है, जो नहर विभाग के थे, उनसे बात हुई। वो मतलब बड़ा दुर्भाग्य होता ना कि जो नेता चुन के जाता, जनता के बीच से जाता, उसको अपनी बात रखने का प्रॉपर अधिकार ही नहीं देते हैं वो लोग, बीच में बोल देते हैं। वो बोले कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा पानी, कोई ये कपड़े उतार के आने से पानी मिल जाता है, अधिकारी के कमेंट से मिलता है। तो मैंने उसी टाइम उसको बोला, मैंने डांट के बोला, मैंने कहा ये आप हमारी पैसे की तनख्वाह से तनख्वाह लेते हो, शासन की तनख्वाह को तुम्हारे पास नहीं, टैक्स हम देते हैं और हमारे टैक्स से पैसा तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है। जम के रगड़ा, जब उसको IAS था वो, तो वो ला था। और मैं आज यहाँ से जीवन भर ऐसे ही रहूँगा अगर पानी मुझे नहीं दिया। मैं उतर गया, मीटिंग से हट गया, पकड़ा जबरदस्ती, पकड़ा के बैठाया, मंत्री आया, सबने कहा नहीं सुनो तो मैंने कहा मैं जीवन भर ही रहूँगा, ठीक है, रहना है, मुझे पानी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे चुना गया जनता ने काम करने के लिए, काम नहीं करूँगा तो कौन चुनेगा। तो उस टाइप से वो मैं क्या, फिर सेकंड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई, विधानसभा अध्यक्ष खुद आए हमारे साथ, बैठे, उन्होंने कहा ठीक है, बैठ के फिर उन्होंने समझौता करा कि नहीं पानी दीजिए। फिर पानी मिला था, तब से मूंग का पानी मिल रहा हड़ता में, पहले नहीं मिलता था मूंग का पानी। आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि कौन आपके पीछे इस चीज में रुकावट डाला है? विपक्ष करता है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में यही होता है। जैसे हम, वो सत्ता पक्ष था, हम विपक्ष में है, तो हमको तो हमारी मांग उठाना पड़ेगी। तो सत्ता पक्ष उसको रोकता है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं कुछ काम कर दूंगा तो उसको तकलीफ आएगी, उसका श्रेय मुझे जाएगा। तो फिर आगे वोट्स में वो कन्वर्ट होता है, जो श्रेय होता है वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। तो इस कारण से विपक्ष के कमल पटेल जी अपनी सत्ता पक्ष जो बीजेपी की सरकार थी उस पर दबाव बनाते थे कि इनका काम नहीं हो, ये रहता था। इसके बाद बताओ, विकास की बात करें, मैं 5 साल रहा, मेरे काम देखे आप उठा के। ये मगरदा रोड पे चलने लायक नहीं था, अगर कभी गए हो उस टाइम 13 के पहले, पता हो, आप पता कर लेना, रोड चलने लायक नहीं था, ये गड्ढे थे बड़े बड़े, उसको मैंने कंप्लीट कराया, इनसे बन नहीं रहा था, बहुत सारे रोड कंप्लीट कराए। इनके गाँव में, कमल पटेल जी के गाँव रातला ही है ना, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, मैंने खुलवाया वो। अब बताओ, 25 साल आप मंत्री रहे, विधायक रहे, सब कुछ रहे, आपने अपने गांव में स्कूल नहीं खुलवा पाया तो कहाँ खुलवाओगे तुम दूसरों की जगह? क्या सोचोगे? जब आपका मतलब, मेरा गांव का मतलब नहीं है, आपकी नजर ही नहीं है, आपके घर में ही नजर नहीं है, तो आप दूसरों का क्या भला करोगे? घर में व्यवस्था ही नहीं जुटा पा रहे हो, बच्चे को परेशान हो रहे हैं लोग। तो फिर वहाँ पर स्कूल खुलवाया था मैंने, और 6 स्कूल उस टाइम दिए थे शासन ने कि 6 स्कूल खोलना हमको हरदा में। सबसे पहले है रोहताली खोलो, विधायक मंत्री जी का गाँव है। तो ये काम करने के तरीके, काम करो तो सब होता है। बहुत सारे काम किए हमने। देखो, सेंट्रल स्कूल आपका देखिए, आज भी पड़ा, हरदा का सेंट्रल स्कूल आप देखें, 3 कमरे में लग रहा सर, बड़ी दुर्भाग्य है। और ये सत्ता में बैठे लोग उसका मतलब काम नहीं करा पा रहे। और दुरुपयोग कैसे होता है आप देखिए, 13 करोड़ का आया था बजट उसका, सेंट्रल स्कूल का। 10 एकड़ जमीन चाहिए, यहाँ जमीन नहीं दी सर। अब गाँव में जो जमीन अभी दी है, अभी बात है, वो मैंने दिलवाई है, लड़के मैंने दिलाई। वो जमीन नहीं दी, उसके पहले से मैं 13 से पहले का आया हुआ पड़ा है ना, इन्होंने अलर्ट नहीं की जमीन। इसके बाद अलर्ट क्या कि मैं विधायक बन गया, इन्होंने देखा कि यार इनको श्रेय चला जाएगा, श्रेय की राजनीति रहती है, तो ये होना नहीं चाहिए। ये जनता के हित में आपको चुना, तो जनता के हित में काम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या 6 एकड़ अलर्ट करा दिया। अब 6 एकड़ उनके नाम से 10 एकड़, तो उन्होंने फंड रोक दिया। अब 13 करोड़ सैंक्शन था, वो 13 करोड़ के बाद फिर बाद में जब ये इन्होंने नहीं दी जमीन, तो वो 13 करोड़ बनना था, बन ही नहीं पाया। बाद में देखते देखते आज 29 करोड़ का टेंडर है उसका। ये कास्ट बढ़ी तो किसका पैसा जा रहा है? जो 8-10 साल हो गए, 8-10 साल में कास्ट बढ़ गई उसकी, तो किसका पैसा? जनता के जा रहा है। तो ये ऐसे काम रोकते हैं।
मॉडल कॉलेज है हमारे हरदा में, वही 3 कमरे लग रहा है स्कूल में, अम्बेडकर स्कूल। ये भी 8-10 साल हो गए, 8 साल हो गए, बिल्डिंग नहीं बन रही। उसके साथ भी यही हुआ, उसमें भी 6 एकड़ दी, फिर 8 एकड़ दी, क्योंकि ये हार गया, फिर मैं जीत गया, तो उन्होंने इनको चले आया, तो वो रोका। आज भी 3 कमरे में लग रहा है अम्बेडकर स्कूल, तो हाँ, उसकी भी लड़ाई लड़ी हमने, उसमें भी वो 6 एकड़ अलॉट की। उसका बजट भी वापस चला गया, सब 17 करोड़ उसका बजट था, वापस चला गया रूसा का। फिर अब तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, उससे बन रहा है। अच्छा। हाँ सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यदि आप विधायक बनते हैं, साथ ही आपको मंत्री पद मिलता है, तो स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में आप क्या और बदलाव ला सकते हैं? देखिए, स्कूल शिक्षा का जो पैटर्न हमारे यहाँ का है, वो सीबीएसई का पैटर्न बहुत अच्छा है। एमपी बोर्ड हमारा कमजोर है ना। देखिए, तो पूरे स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लगभग होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी लागू करना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित उसमें काम करेंगे हम, है ना। और हायर एजुकेशन में तो अपन देखें, हायर एजुकेशन में हमारे पास सुविधा ही नहीं है। आज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, 4000 से प्लस बच्चे मेरे ख्याल से सर, है ना, 4000 बच्चे है ना गवर्नमेंट कॉलेज। सुविधा क्या है देखिए, वो कॉलेज की बिल्डिंग भी मैंने बनवाई है, जो बिल्डिंग बनी नई वाली, ये तो पहले वो चद्दर के कमरों में लगता था, सब वैसे ही लगता था। वो कॉलेज की बिल्डिंग में क्या सैंक्शन कराई थी हमने, वो 18 महीने की सरकार में, और उसमें अभी बनी है, अभी पिछले इसी साल चालू हुआ शायद उस बिल्डिंग। मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष था उस कॉलेज में, तो फिर हमने पीछे लगन लगा के उसको बनवाया, तो आज वो बिल्डिंग खड़ी है। नहीं तो जगह नहीं थी कॉलेज में, देखो ना। अब 4000 बच्चों के लिए कम से कम 10 एकड़ 8 एकड़ जमीन चाहिए, कम से कम 1-2 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग चाहिए, 2 लाख स्क्वायर फीट की, तब चल पाएगा। आप अगर व्यवस्था नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? बच्चों को बैठने की जगह नहीं, तो कॉलेज में आएंगे कहाँ? और कहते हैं कि बच्चे कॉलेज में आते नहीं, तो जगह ही नहीं बैठने की, तो क्या करोगे? तो वो होना चाहिए। देखिए, व्यवस्था। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम नहीं हो रहा, आज भी नहीं हो रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना चाहिए सबसे पहले। आप अच्छा एजुकेशन दे देंगे और आदमी अच्छा स्वस्थ रहेगा, तो वो अपने आप अपना काम कर लेगा, विकास कर लेगा, और उसका खुद का विकास होगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, है कि नहीं? शिक्षा अच्छी मिल जाएगी तो निश्चित विकास होगा, तो उसके अंतर्गत काम करेंगे। ये सब चीजें होती हैं, तो उनके काम तो कर ही नहीं पाते, ये नीचे लगे रहते हैं, तो वो समस्या एक है हमारे यहाँ बहुत बड़ी। अच्छा, विधानसभाएं भी नहीं, या लोकसभा भी नहीं चल रही। आपको अभी बताएं कि पिछले मैं विधायक था उस टाइम, 150 दिन विधानसभा चली। अब 5 साल में मेरे ख्याल 1700 से ऊपर दिन होते हैं, 365 के हिसाब से 5 साल लगाए तो 1700 से ऊपर दिन होते हैं। अब 150 दिन में क्या होता है? जब आपका काम है वो विधानसभा बन के बैठ के काम करने का, या विधानसभा वालों को जो सत्ता पक्ष को चलाना चाहिए। उसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 3 तक, जब 300 दिन तक चलती थी। अभी चली है 150, और अभी कोरोना में तो ज्यादा 50-60 दिन ही चली होगी। ये साल तो मेरे ख्याल से 100 दिन में ही चला गया, ये 5 साल। अब 5 साल में 100 दिन क्या काम होगा? पर अब ये होता है कि कार्यपालिका वाले सबको उलझा देते हैं, विधायकों के काम नहीं करने देते। विधायक का जबकि प्रोटोकॉल है सर कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर विधायक। मेरा आपसे एक ये सवाल है कि आप नीचे की जड़ से आप ऊपर तक चीजें जानते हो, आपकी सरकार रूलिंग में आती है, तो आप इस चीज के समाधान के लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल इस चीज को हम उठाएंगे और समाधान भी करेंगे। कांग्रेस के जमाने में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, आप देख लें था। कांग्रेस के आपको उदाहरण इसलिए हरदा के देता हूँ। हरदा के विधायक रहे नंदलाल पटेल, है ना, 67-77 तक रहे, है ना। उनकी रनही में कम से कम 5000 एकड़ जमीन थी। आज देखिए तो उनके परिवार के पास 2 भाई हैं, 40-50 एकड़ जमीन है ना। नंदलाल पटेल जानते हैं, रनही में है, 40-50 एकड़ ज्यादा जमीन नहीं है उनकी, पूरा चला गया राजनीति में, है ना। आप देखोगे विष्णु राजौरिया जी, विष्णु राजौरिया जी का नाम लोगे, यहाँ 1% भी कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और जितना डेवलपमेंट विष्णु राजौरिया जी ने किया, उतना डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। आप और वो 10 साल रहे, वो भी 80 से 90 तक रहे। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका सब्जी मंडी वाला, ये कॉम्प्लेक्स उन्हीं का है, घंटाघर का कॉम्प्लेक्स उन्हीं का। और घंटाघर को इतना बढ़िया मार्केट बनाने का उनका प्लान था कि वो इस साइड जो मार्केट कच्चा वाला है ना, इसको भी मल्टी बनाने का। इधर एक मल्टी बनी थी, उधर ही मल्टी बनाने का। हाँ, नीचे पार्किंग हो जाती, ऊपर मार्केट हो जाता, बढ़िया, बहुत बढ़िया मार्केट होता। और कहाँ कंजेस्टेड, उसको हटा ही नहीं पा रहा है ना। तो वो चीजें होती, विजन की बात है। अब ये इसके बाद आप देखिए जो बाद में कोई काम दिख रहा है हरदा में, उसके बाद के काम देखिए। आपकी 20-22 साल की एज होगी, है कि
20-22 साल में आप 10 साल के बाद तो 15 साल के बाद तो समझदार हो गए। 10 साल से कोई काम बता दो, कोई अच्छा काम हुआ हरदा में। इंडस्ट्री आना चाहिए थी। हमारे यहाँ सुविधा है, रेलवे लाइन है हमारी, है ना, और मेन ट्रैक है हमारे पास, है ना, पानी है हमारे पास नर्मदा नदी का, है ना। पानी के बाद में आपके पास नेशनल हाईवे भी आ गया, मतलब था ही पहले से नेशनल हाईवे था, 2 लेन थी, अब 4 लेन हो गया ये, तो ये आ गया। आपके पास सब सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, रेलवे की सुविधा, पानी की सुविधा, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती? ठीक है, ये पहले फूड पार्क यहाँ हुआ डिक्लेयर कांग्रेस के जमाने में, बाद में फूड पार्क को गोडाउन बना दिया और छोड़ दिया। ये सुल्तानपुर है ना, रोलगांव के पास में, जबकि वहाँ इंडस्ट्री फूड पार्क बनना था। और इंडस्ट्री अगर बनती, हमारे क्यों कृषि प्रधान जिला है, यहाँ इंडस्ट्री बनती, उसी संबंधी फूड पार्क बन जाता तो बढ़िया काम डेवलपमेंट होता अच्छे से। सर, ये इंडस्ट्री से लेकर ही मेरा एक प्रश्न है, आने वाले समय में यदि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो युवाओं के रोजगार की दिशा में आप क्या कदम उठाएंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक हरदा में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे हरदा के लिए? हरदा के लिए वही मैंने बोला, फूड पार्क की सबसे पहले फूड पार्क की स्थापना कराएंगे हम लोग, कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराएंगे, जिससे क्या रिसर्च हो सके और कृषि को कैसे डेवलप किया जा सकता है उस पर काम। और फूड पार्क जो सुल्तानपुर के पास डिक्लेयर है पर वो कार्य हो नहीं पा रहा, तो वहाँ फूड पार्क बनवाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में जो अन्न पैदा होता है उसकी ग्रेड, अच्छी ग्रेड बना के और बाहर सप्लाई करोगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं तो आप देखिए दुर्भाग्य, हमारे 3 सोलर प्लांट थे, तीनों बंद पड़े। ये चालू होना चाहिए, तो इनको मदद करना चाहिए। राजनीतिक लोगों को, अगर अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा, परेशान कर रहा है, तो राजनीतिक लोगों को मदद करना चाहिए, उसको काम कराना चाहिए कि उसको जो तकलीफ आ रही। अभी ये एक इंडस्ट्री चालू हुई है, सोलर प्लांट जो खंडवा रोड वाला, वो चालू हुआ, हालांकि वहाँ 400-500 के लेबर या मतलब वर्कर्स होंगे सभी मिला के, तो इतना तो रोजगार मिलता है। ये इसमें भी 500-700 थे, छोटी मरनी में भी थे, तो 1000-1500-2000 लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो ये चीजें हमको मदद करना चाहिए। उसमें ये प्लांट में भी बहुत अड़ंगे लगा है, और साल भर बाद चालू हुआ, उससे बेचारे किसी ने खरीदा ऑक्शन में कि बैंक के डिफॉल्टर हो गए थे, तो किसी ने खरीदा, और खरीदने वाले के अपने नाम से ट्रांसफर कराने में ही बहुत सारी समस्या आई, और 1-1.5 साल परेशानी। तो ये नहीं होना चाहिए, शासन स्तर पर तत्काल काम होना चाहिए। जो रोजगार उन्मुखी काम है या जनता के हित का कोई सा भी काम है, उसके लिए शिथिलता कानून में लाना चाहिए और उस कानून को लगाना चाहिए। कानून भी ऐसा है, कानून की 2 परिभाषा होती है अलग। आप एक काम कराना हो, पैसे दे दिए तो सीधा जल्दी काम हो जाएगा, नहीं दिए तो जैसे घुमा फिरा के लाएंगे, ये नशीला, ये नशीला, ये नशीला। तो ये सब चीजें तकलीफदायक है, हमारे देश में ही, प्रदेश में और देश में ये सब जगह है। इसको दूर होना चाहिए, और ये जनता ही कर सकती है, आप लोग कर सकते हो, युवा कर सकते हो, जनता कर सकते हो। पर क्या है कि हर आदमी अपना काम निकालता, वो ये नहीं देखता कि 4 का फायदा हो जाए, मुझे काम मेरा हो जाए, खत्म बात। सर, जैसे कि आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति है, आपने देखा है, आप यदि मैं पिछड़े वर्ग की बात करूं, जो अनुसूचित जनजातियां बोलते हैं, उनका मध्य प्रदेश में पिछड़ा होने का कारण? देखिए, ये व्यवस्थाएं काफी लंबे टाइम से चली आ रही है ना। हम देख रहे हैं कि हमारे ईमान के चलिए कि उत्पत्ति जो है आदि मानव से हमारी कहलाती है ना। उसके बाद एक्चुअल भारत जो है ये गोंडवाना है, आदिवासी पूरा था टोटल। हम लोग सब लोग बाहर से आए, मैं बताऊँ, जो दूसरे लोग जितने भी है सब बाहर से आए, और वो आदिवासी मूल रूप से यहाँ रहते थे। यहाँ कोई काम नहीं था, तो दूसरे देश के लोग आए, कोई अपना भेड़ बकरी चराते हुए, कोई अपने जानवर चराते, कोई कुछ इस टाइप से घुसे, आके उनके साथ रहने के बाद उन्होंने देखते गए, डेवलप करते गए। खेती किसी ने डेवलप कर ली, किसी ने कोई डेवलप कर लिया, तो वो ऐसे बढ़ते गए। तो बढ़ने के बाद जो 2 धंधे तो बाद में आए, अगर पुराना जाए, काफी लंबे टाइम पे जाए, तो उत्पत्ति मानव की सोच है उससे, तो वो डेवलप हुए। तो वो आदिवासी जो थे हमारे यहाँ, वो आदिवासी बेचारे वही पिछड़ रहे, उनको जो ज्यादा समझदार है वो छोटे से काम करा लेगा, है कि नहीं। तो जो आए बाहर से वो चालाक थे, समझदार थे, समझ लीजिए, तो उनको बेचारों से काम कराते थे, है कि नहीं। मैं बताऊँ, मैं था रायगढ़, पोस्टिंग थी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, पहले MP में था। मैंने रायगढ़ का जसपुर कुनकुरी आज जिला है, अब तो ठीक हो गया, और यहाँ बस्तर जो जगदलपुर बस्तर है, वहाँ ये स्थिति थी कि कपड़े पहनने को नहीं थे लोगों के पास। अभी की बात है, 85 की बात है, मैं 85-86 में रहा होगा, 90 तक। तो मैंने देखा
कि वहाँ जंगलों में आज भी लोग सिर्फ लंगोटी लगा के रहते हैं, सिर्फ लंगोटी सिंगल। तो ये हमारे देश में ही है, एक जगह है, भोपाल में आओ तो ये है और जगदलपुर जाओ तो ये स्थिति है। तो जब तक समानता नहीं आएगी तब तक ये सब दूर थोड़ी होगी। और समानता लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका शिक्षा है। शिक्षा का डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। सर शिक्षा तो अभी भी अच्छी चल रही है, पर उस हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग का भी मैं परसेंटेज में रेट देखूं तो लिटरेसी रेट 50% है और वोटर रेट 51% है। पीछे तो सर अभी भी है। नहीं पीछे देखिए, शिक्षा का हम देखिए अगर उठा के, शिक्षा का हम शहर में रहते हैं वहाँ ठीक है। आप यहाँ चले जाओ राजा बराजी उधर अंदर चले जाओ आप, जो कायदा है, कायदा यहाँ से हमारा रेडगांव से 60 किलोमीटर है कायदा गाँव। वहाँ जाके देखोगे तो आप कोई टीचर जाता ही नहीं है। टीचर क्यों नहीं जाता कि वो चेक करने वाले भी नहीं जा पाते, गाड़ी पे है, जंगल में है। जब चेकिंग ही नहीं होगी तो 8 दिन में एक दिन जाता वो आके हो जाता, तो वहाँ क्या शिक्षा रहेगी। और दूसरा क्या है, हमारी सोच जो हमारे देश की सोच है वही सामंतवादी सोच है, उससे भी हम निकल नहीं पा रहे बाहर। सामंतवादी सोच से हम अगर डेवलप हो गए तो फिर हम नीचे नहीं देख रहे। SC/ST का आदमी भी डेवलप होगा, IAS IPS बन गया, वो नहीं देखता कि उसके नीचे की समाज को उठाने जाऊंगे या 10 लोगों का IAS बनवा दो। पहाड़ी पे है, जंगल में है, जब चेकिंग ही नहीं होगी तो 8 दिन में एक दिन जाता वो आके हो जाता, वहाँ क्या शिक्षा है। और दूसरा क्या है, हमारी सोच जो हमारे देश की सोच है वही सामंतवादी सोच है। कांग्रेस पार्टी रही ना 75 साल 70 साल राज किया, हमारे देश में सुई से लगा के जहाज तक कुछ भी नहीं बनता था क्या स्वतंत्रता के बाद वो ही डेवलपमेंट किया उन्होंने, है ना। वो डेवलपमेंट करते करते आए, पर इसके बाद हमारे जो शहरों में डेवलपमेंट हुआ वो हमारे गांव में भी होना चाहिए। वो नहीं हुआ, गांव तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो साथ में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। नहीं तो आप देखोगे देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद आपके पास कोई डैम था क्या? नहीं। ये एग्रीकल्चर हमारे यहाँ तवा डैम आया तो किसने लाया? कांग्रेस पार्टी के टाइम में। अब बीजेपी का अभी एक भी बता दो, 18 साल का एक भी डैम बता दो आप, कोई डैम बनाया हो मध्य प्रदेश में। ये अभी 300 करोड़ का डैम बह गया बैतूल में, एक डैम छोटा डैम बना था 300 करोड़। एक डैम धार का बहा था, पीछे गाँव उनको खाली कराया था, खूब चला था, है ना। तो क्या है कि इस टाइप के डैम इन्होंने बनाया। और कांग्रेस के जमाने की तवा डैम है, तुनासा डैम है, उधर आप उधर चले जाएंगे बिंदु साइड में, आप दूसरे उधर चले जाएंगे ग्वालियर साइड में, चंबल में, और इधर देवन बने, ये सब पुरानी बने। तो पहले स्टार्ट में हम गुलाम थे, तो गुलामी की स्थिति में वही था कि जो जमींदार थे या उनके जो वसूली मुख्य थे ना, क्या बोलते हैं उनको, नहीं सूदखोर नहीं, इनकी वसूली करते थे अंग्रेजों की, जो वही लोग थे संपन्न, बाकी तो सब गरीब ही थे ना। लगान देने वाले लगान देते थे, बेचारे परेशान करते रहते। सर आपकी पार्टी आती है तो आप पिछड़ा वर्ग को उठाने के लिए कुछ नीतियां बनाएंगे? पिछड़ा वर्ग क्या, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा पत्र में दिया 14% आरक्षण क्यों मिल रहा है। हम लोगों की क्वेश्चन थे, हमने भी क्वेश्चन किया पार्टी से कि 27% जब है, आपने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% पास किया लोकसभा में, तो 27% मिलना चाहिए, जबकि संख्या तो 50 से ऊपर है, मिलना चाहिए। तो सर जैसा आपने बताया कि आपके 2013 वाला जो टेन्योर था विधानसभा चुनाव, उसमें आपने अपने कई कार्य गिनवाए हैं। जो पिछला टेन्योर था 2018 वाला, उसमें आप विधायक नहीं थे, आप एक विपक्ष के नेता के रूप में आप यहाँ मौजूद थे। तो हरदा में ऐसे कौन से जनहित के मुद्दे हैं जो आपने पिछले 5 वर्षों में उठाए हैं? मैंने एक तो आपको ये सेंट्रल स्कूल का उठाया, तो सेंट्रल स्कूल रुक गया, ये वापस जा रहा था। अच्छा, सेंट्रल स्कूल वापस जा रहा था क्योंकि इसको जमीन नहीं दे रहे थे, व्यवस्था नहीं, तो वापस जा रहा था। वो रुकवाया। मॉडल कॉलेज मैंने रुकवाया, मॉडल कॉलेज को 3 कमरे में चलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। मैंने विधानसभा में लड़के, मैंने कहा आप चालू तो करिए, आप व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था। वो रुकवाया, है ना। रोडों की व्यवस्था आप देखेंगे मेरे कार्यकाल के, वो रोड आज भी ठीक है, तो बाद में बने हो रोड भी खत्म हो गए। एक स्कूल था अपना, मॉडल स्कूल है चौकड़ी में, मॉडल स्कूल बनवाया, वो भी पड़ा हुआ था। वहाँ भी जमीन का अतिक्रमण का लफड़ा था कि अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो हम स्कूल नहीं बना पा रहे। तो हमने जाके लोगों से हाथ पैर जोड़े कि भाई स्कूल तो बनने तो तुम्हारी बच्चों का लाभ होना है। आपका अतिक्रमण है 5 एकड़ में है, हमको 3 एकड़ चाहिए स्कूल के लिए, 3 एकड़ दे दो, आप 2 एकड़ को आप कर लो। ऐसे हाथ पे जोड़ के उनसे निकला है, तो वो किए। तो इसके अलावा जैसे हमारे ज़िले की जो व्यवस्था है, रोड नहीं थी बहुत सारी, वो रोडें हमने सेंक्शन कराई, और लिंक रोडें ऐसी सेंक्शन कराई कि जैसे सिराली से आना है
हम कोई सुखरास होके भवन गाँव सुखरास और डगांव संकलवादी रोड है ना, ये रोड नहीं थी, मैंने सेंक्शन कराई, वो आज बनी हुई है। यहाँ से हम सिराली सीधे जाते हैं, पहले यहाँ से जाते थे अपने बसन गाँव से, अब यहाँ से सीधे जा सकते हैं, कुकरावत के वहाँ से सीधे सिराली निकल जाते हैं, तो चक्कर भी बचा और फाटक का लफड़ा भी बच जाता। सर हमारा युवा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादा है, तो सोशल मीडिया पर जो आपके आने के पहले हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उस दौरान जो कुछ बातें निकल के आई कि एक रेत खनन को लेके भी हरदा में सोशल मीडिया पे बहुत बातें आती रहती हैं, तो इस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके द्वारा क्या कार्य किए गए? देखिए, रेत खनन का आपने देखा है, रेत खनन हमारे यहाँ जोरों पर, जबकि उसका एनजीटी का रूल्स है कि आप मशीन से कोई खुदाई नहीं कर सकते, मशीन से कोई खुदाई करने का रूल्स नहीं है। पर आप देखोगे कि आजकल ऐसी मोटरें आ गई हैं तो उससे पाइप के थ्रू रेत फेंका रही बाहर, नर्मदा जी में अंदर पानी में आप डाल दो मोटर उसको, वहाँ रेत सक्स करती है, बाहर फेंकती है, और बाहर भी आपके 100-200 मीटर दूर में फेंकी। ऐसी आ गई यहाँ अपने चल रही, हमने जब्त कराई, पकड़ाई। मैंने यहाँ डंपर रोके, एक बार मैं यहाँ खड़ा हुआ था अब गाँव के पास, मैंने तो डंपरों की लाइन लगी, सब भाग रहे थे डंपर देखिए, और बाद में भी मेरा डर इतना है रेत वालों पे कि ये दोगुनी जी गाड़ी जा रही इधर तो इधर मत जाना। तो बगैर रॉयल्टी के डंपर चलते, टैक्स देते नहीं, रॉयल्टी देते नहीं मतलब टैक्स नहीं देना, अगर रॉयल्टी की चलाना, वो पूरे चलते हैं। रेत के रूल्स का बिल्कुल पालन नहीं होता है, कोई पालन नहीं हो रहा, उसमें सब मिले हुए। देखिए, सरकार भी मिली हुई है और जनप्रतिनिधि मिले हुए। सरकार के मैंने कलेक्टर के ऊपर सीधा आरोप लगाया था एक मीटिंग में, यहाँ कलेक्टर एसपी के सामने, दोनों को सामने लगाया, मैं विधायक था, मैं इनका वो बोले मैंने लगाया आप करा रहे हो चोरी। मीटिंग में कोई बात की, रेत पे जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा आप करा रहे हो चोरी, तो वो भड़क गया, हम कैसे करा रहे हैं, हम तो नहीं करा रहे, करा रहे एसपी और कलेक्टर दोनों, मैंने दोनों को आरोप लगाया। बोले, मैंने कहा कि जब आपके बंगले के सामने से डंपर निकल रहा है, ओवरलोड निकल रहा है, अगर रॉयल्टी का निकल रहा है ना, तो जब वहाँ नहीं देख रहा हो तो मतलब इसका मतलब आप इन्वॉल्व हो। जब बताया कि बंगला उनका वही है, एसपी का बंगला भी वही है, कलेक्टर का बंगला वहीं से निकलते पूरे डंपर निकलते। हाँ, जब मेरा हावी हुआ तो सब घबरा गए, बोले आप पकड़ के बता दो। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन में गया यहाँ आप गाँव के पास खड़ा हुआ, प्लेयर के पास, मैं देखा डंपर साइड लगवाता गया 20-25 डंपर खड़ा हुआ, और फिर उनको पता लग गया कि वे यहाँ खड़े हैं, वहाँ गए, बड़ा बड़ा पेपर खूब छपा था, डंपर रोके। पर क्या होता है, ये सब ये माफिया लोगों का काम हो गया, ये माफिया टाइप के लोग हैं, ये गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, ये सब, और ये पॉलिटिकल सपोर्ट से होते हैं एक्चुअली। ये देखिए, मेरा नेचर भी मतलब वो पॉलिटिकल नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं ना, वो वाला नहीं है, इसलिए मैं इतनी बात भी कर रहा हूँ, और मैं ये काम करता भी हूँ। मेरा ऊपर लगा बता दे कहीं का भी एक जरा सा भी आ रहा तो, पर वो करा सब हमने, पर उसमें क्या होता है, सपोर्ट अगर प्रशासन का नहीं होता है, मुझे अधिकार नहीं कि आप चालान कर दो इनको, ओवरलोड है तो, मुझे अधिकार नहीं है। मैंने बताने का अधिकार सिर्फ वो विधानसभा कैंपस में ही हमको, बाहर कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ नीचे नायब तहसीलदार को अधिकार है कि वो पकड़ लेगा, पुलिस का कांस्टेबल पकड़ लेगा, उसको रोक लेगा डंपर वाले। तो ये व्यवस्था है हमारी, जो है ना, ब्यूरोक्रेट्स बनने नहीं दे रहे, इनको पावर दे दिया तो दुरुपयोग हो जाएगा एक। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर एक खबर और है कि आपकी जो टीम है वो आपके साथ नहीं है, तो क्या इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा अभी हमारे साथ सभी लोग थे, वो देखो पीछे हमारे खड़े हैं। जी जी जी, कल शाम से प्रचार कर रहे हैं। कल शाम से ऐसा जो सोशल मीडिया से ही पता लगा कि 1-2 दिन से पिछले काफी परिवर्तन हुए हैं। जी जी, ये देखिए क्या होता है, ये राजनीति करता है जी, अगर कोई कर रहा राजनीति तो टिकट मांगने का सबका अधिकार होना चाहिए। देखिए, मैं अगर कभी कर रहा हूँ, मेरे साथ यह काम कर रहे हैं, तो इनको भी अधिकार है टिकट मांगने का। क्यों कर रहे हैं राजनीति का मकसद क्या है, आप बताओ ना। राजनीति का टिकट ही है उसका, उसके लिए तो लाइन वही है। आप अगर तहसीलदार बन गए तो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेगा, डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनना चाहेगा आदमी। तो राजनीति में जो आया है तो वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहेगा, पद लेना चाहेगा। तो वो टिकट मांग रहे थे सभी लोग हमारे, और टिकट मांगने के बाद जब नहीं मिली, पार्टी ने डिसाइड किया, क्राइटेरिया के अंतर्गत जो आया उसको डिसाइड कर दिया। तो निश्चित थोड़ा सा गुस्सा तो रहता है कि मेरे को नहीं मिला, तुम्हें घर में अपन भाई बहन रहते दोनों लड़ लेंगे जरा से कि मेरा ये सामान नहीं मिला था, तो वो चीजें होती है, तो मना लिया, मान जाते सब, ऐसा कोई सर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप और आपकी पार्टी सरकार में आती है तो जो अभी कुछ समय से महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस के जमाने में आप देखें, उठा के अभी 14 में कांग्रेस थी सेंट्रल में, 14 तक, उस टाइम
पेट्रोल डीजल का रेट देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल का रेट बहुत हाई था तब भी कंट्रोल करके रखा था, और आज की स्थिति में देखो 28 रुपये आता है पेट्रोल डीजल और 32 रुपये या 31 रुपये करीब डीजल है, और टैक्स इतने हैं। स्टेट के टैक्स भी 30-35 रुपये स्टेट का है और सेंट्रल का है, ऐसे मिला 70 रुपये टैक्स है और 28 रुपये का ये है, तब वो 100 रुपये के आसपास जो जा रहा है। तो टैक्सेशन जब तक कम नहीं होगा, जब तक रेट कम नहीं होंगे। इन्होंने क्या किया है कि पैसा बिजनेस बना लिया। सरकार का को बिजनेस नहीं करना चाहिए, सरकार को देश चलाना है, सेवा के लिए सरकार है। सरकार बिजनेस कर रही है अभी आज के पेट्रोलियम के देखे तो टैक्स कितना टैक्स लोगे तो बिजनेस ही सीधा। तो आपको तो चाहिए कि जो आया 28 में आया आपको 35 में पड़ रहा है, आप एक लिमिट होती है 10%, 20% या 18%, आप जीएसटी ले तो 18% लो ना जीएसटी। अब जीएसटी भी लग रहा है, वेट भी लग रहा है और एक्साइज भी लग रहा है, 3 टैक्स लग रहा है उसमें, तो रेट तो बढ़ना ही ना, क्या करोगे। तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए उसको, और हमारी सरकार आई तो निश्चित, केंद्र में अगर सरकार आई तो बिल्कुल करेंगे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो थे बहुत अच्छे आर्थिक विशेषज्ञ भी थे हम लोग, है ना। उन्होंने उनके टाइम में क्रूड ऑयल का 135 रुपये वो था ना उस टाइम, डॉलर था और ज़्यादा। तब उसके हिसाब से देखिए उस टाइम ये रेट होना चाहिए था, तब नहीं आ पाए थे वो रेट, 60 रुपये रेट था। और आज ये है कि 30-35 रुपये है क्रूड डॉलर है, क्रूड ऑयल $100 कम हो गया, तब भी वो रेट आ रहे हैं। उन्होंने 60 रुपये में चलाया और 100 रुपये चल रहा था, और के आसपास है दोनों। तो ये चीज़ें हैं, ये तो मैं बता रहे सब शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, और सोच होना चाहिए हमारी सेवा, लूटने की नहीं होना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार करने की चल रही ना अभी, जो लोग बड़ा बंगला मेरा चाहिए, बड़ी गाड़ी। मतलब सर आप दावा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे नीति बनाएगी? बिल्कुल, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो बनाएगी 100%। कांग्रेस का एक सेकंड, कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भाजपा में देखोगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक नहीं मिलेगा, कोई बता दो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना। आज़ादी की लड़ाई जिसने लड़ी है उसको दर्द है कि मेरा देश है, और जिसने नहीं लड़ी उसको क्या दर्द है ना। तो चूंकि आप शिक्षा से रिलेटेड रहे हैं, आपने एमफिल किया, आप डॉक्टर उपाधि लगाते हैं, शिक्षा नहीं है उपाधि, हाँ नहीं लगा तो है वही। तो शिक्षा से रिलेटेड आपने सारी बात की, लेकिन जो हरदा में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हैं, चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो या फिर सांस्कृतिक किसी भी प्रकार में, लेकिन उनके लिए ना यहाँ पे कोई ऐसा ऑडिटोरियम बना है कि जहाँ सांस्कृतिक अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकें। कोई बड़ा आता भी है तो भी इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट यहाँ पे आ नहीं सकता। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनके पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था अभी तक हरदा में उच्च स्तर की नहीं दिखी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हरदा में वो कलाकार है, वो टैलेंट है अभी। नहीं, मैं तेलपुरिया है ना अपने, क्या नाम था, संजय तेलपुरिया, वो चलाते इप्टा के माध्यम से गया उनके कार्यक्रमों में, है कि नहीं। अब देखो मौका मिलना चाहिए। अब मैं सरकार में था नहीं, 5 साल में भी रहा तो विपक्ष में रहा, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी दिक्कतें आई, काम कराने में आती है, पर यह है कि होना चाहिए, हमारे ऑडिटोरियम होना चाहिए, इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, है कि नहीं। अब स्टेडियमों में कथाएं हो रही है, बड़ा दुर्भाग्य, होना चाहिए। मतलब हम ये कहें कि यदि आप जीतते हैं और आपकी सरकार आती है तो आप हरदा में एक ऑडिटोरियम और एक अच्छी लाइब्रेरी हरदा को देंगे। अच्छा ऑडिटोरियम, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा इंडोर स्टेडियम भी देंगे ये, और जैसे स्टेडियमों में या जो संस्था जिस काम की है उसमें वो काम होना चाहिए, दूसरे काम नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपको भी पता है हरदा में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अजनाल नदी है और ये ओवर ब्रिज है जो अभी रुका हुआ है, तो सर इसमें आप कुछ करेंगे? इसमें देखिए, मैं विधायक था, मैंने सैंक्शन कराया था 2016 में, ओवर ब्रिज सैंक्शन था, NH के द्वारा बनाया जाना था। हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनके ऑब्जेक्शन के कारण, कैसे कमेटी होती है, विधायक भी रहता, नगर पालिका अध्यक्ष रहता, जनपद अध्यक्ष रहता, जिसका वो रहता वो कमेटी बैठती है, कलेक्टर और SP उसमें रहते हैं। हम लोग बैठे, हमने कहा कि ये बनना चाहिए, तो अलाइनमेंट एक पहले बना था अम्बेडकर प्रतिमा तक, वहाँ से फाटक से रेलवे ब्रिज का, वो अलाइनमेंट आड़ा टेढ़ा हो रहा था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन तरफ ले जाइए उसको, यू शेप बनाइए, फाइल से ऐसा आके ऐसा ले जाइए। तो हमारा जो नेशनल हाईवे है इधर से घूम के बस स्टैंड से आ सकता था, पर हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बोला नहीं, साइड तरफ लाई, तो ये फरसराय तक ले आए उसको, उसकी लंबाई इतनी आ रही थी, फरसराय के आ गया। तो नेशनल हाईवे का मतलब जबरदस्ती ऑब्जेक्शन लगाया था, बहुमत उनका आ गया, तो उन्होंने वो डिजाइन बनवाने में लगा दिया टाइम।
तो ऐसी 4 डिजाइन चेंज हुई, 4 डिजाइन। एक फरसरा तक ले गए, फिर उसके बाद वहाँ अपने ये इंदौर गैरेज वहाँ तक आया, बड़ा हो गया तो फिर नहीं बोले यहाँ कर लेते, वहाँ से भी नहीं निकल सका। मैंने साफ साफ वहाँ मीटिंग में बोला कि ये हो ही नहीं सकता था, तो लेट कर रहे, आरोप भी लगाए, पर नहीं माने, क्योंकि बहुमत था उनके पास, तो उन्होंने ये बनाई। और वो बनाते तो फिर भी कोर्ट के सामने से कहाँ नेशनल हाईवे निकलता, ये ट्रक इतने कहाँ निकल पाते आप, तो वो समस्या चलती रही। तो 1.5 साल 2 साल ये इसमें लगा। 2 साल के बाद NH, फिर NH का वो सर्वे हो गया उधर वाला, फोर लेन वाला। तो NH ने कहा हम क्यों पैसा लगाएंगे, हमारा 4 लेन उधर आ गया, हम वहाँ बनाएंगे, पुल यहाँ क्यों बनाएंगे, उन्होंने छोड़ दिया। सर आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्जा सालों साल बढ़ता आया है, तो इस कर्जे को जो योजनाएं के तहत कर्जा बढ़ते जा रहा है, उसमें आपका क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए इसका सीधा सीधा ये है, ये 2003 में 23,000 करोड़ कर्ज था मध्य प्रदेश के ऊपर। हाँ देखो आप 3,85,000 ऐसा कुछ है जी, ये हो गया। तो आप अगर देखे उठा के तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ सर, सिर्फ मेंटेनेंस में गया पूरा कर्जा। और आज की स्थिति ये है कि हम पूरा ब्याज भी पैसा 25% का आपका ब्याज भी चला गया। हाँ। क्या विकास करोगे? सर इनका कहना है कि एक जैसे जो एक लोक लुभावन वाली जो योजनाएं निकाली जाती हैं, तो क्या इतना कर्जा होने के बावजूद इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं होना चाहिए? नहीं, लोक लुभावन योजना होना चाहिए। देखिए क्या है, जो एक वर्ग है हमारा पिछड़ा हुआ, दबा कुछ लाया, उसको थोड़ा और राहत मिलना चाहिए जी। आज हम अगर देखिए गाँव में जाए अगर, तो उस महिला के पास साड़ी नहीं है, एक साड़ी बेचारी रहती है, कई जगह हम देखते हैं मुश्किल से। अच्छा, घर में देखोगे तो आप घर में रहने की जगह नहीं है, छप्पर में बरसात में पानी टपकता रहता है, तो उनके लिए लाभ देना पड़ेगा कि एक 5 स्टार लाइफ जी रहा और एक आदमी ऐसा जी रहा है हमारे देश में, सोचना चाहिए, तो उनके लिए बनना चाहिए। पर क्या हो रहा है, उसका दुरुपयोग होता है, उसका जो ठीक है, जो लाभ ले सकते हैं, है ना, जिनको मतलब जिनको जरूरत नहीं है लाभ की, पर वो लाभ ज्यादा ले रहे हैं, उनके तक कम पहुंच पाए। अच्छा। मैंने जैसे बोला ना कि IAS बन गया कोई, राइट, है ना, SC ST का कोई IAS बन गया, तो वो 2-4 को बनाएगा नहीं, और उसकी समाज का भला भी नहीं करता। सर मैं बताऊंगा, वो उसकी समाज की लड़की शादी नहीं करे, इंटरकास्ट करके वो दिल्ली बस जाएगा, भोपाल बस जाएगा। मेरा विरोध है तो बिल्कुल से बोल रहे है ना, कि वो गलत करता है। आपको समाज ने जिस वर्ग से आया उस वर्ग के लिए उत्थान तो करना चाहिए, उसके लिए कुछ काम तो करना चाहिए, तो नहीं करते, तो इस कारण समस्या है। हाँ, आप अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। देखिए अवेयरनेस ऐसे नहीं, अवेयरनेस क्या, उसका कोई सुनने वाला नहीं। हमारी कार्यपालिका जो है वो भी काम नहीं करती, और विधायिका और इन लोगों के चलती नहीं होती, तो वो चीज़ आती है। योजना आती है, आपकी योजना आई है, ये जो अनाज का दिया था सर, इसके पीछे बड़ा लॉजिक था कि सोनिया गांधी का वो था, कंसेप्ट था, उन्होंने दिया था। उस टाइम नक्सलाइट बहुत बन रहे थे और कई स्टेटों में खराब हो गए थे, और स्टेटों में फिर नक्सलाइट होते तो बाहर शुरू हो जाते हैं, है ना, आपस में। इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब इनको अच्छा नक्सलाइट क्यों बन रहे हैं, उसको खाने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, बेरोजगारी तो क्या है, उसको मतलब व्यवस्था ही नहीं है उसके लिए, है ना, काम तो मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद भी उसके पास जमीन का इतना टुकड़ा है कि वो पैदा कर लेगा, अपना पेट भर ले, तो जब खाने को नहीं मिलेगा तो बनेगा गलत जिसम जाएगा। तो वो नक्सलाइट को रोकने के लिए योजना लाए थे, और उसमें जवाबदारी ली थी सरकार ने कि हमारी जवाबदारी कोई भूखा नहीं सो, ये जवाबदारी थी। अभी शिक्षा का अधिकार दिया, जो RTE का जो है ना 21, हाँ, वो इसलिए दिया है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी स्कूलों नहीं पढ़ पा रहे, इच्छा है उनकी, तो अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटा कर दिया, वो दे रहे। पर उसके पीछे योजना जो थी कि उनको जो फीस आपके यहाँ की वो पूरी फीस सरकार देगी, ये योजना है उसकी। राजस्थान में मिल रही है, राजस्थान में अगर किसी की 50,000 स्कूल की फीस है ना, तो 50,000 फीस वहाँ से आती है सरकार से, पर हमारे यहाँ नहीं दे रही। मेरा स्कूल है, मैं पार्टी है, 25% ले रहा हूँ, अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले 5-6 सालों में। योजना मतलब सरकार इतनी जैसे काम करती है ना, और मुश्किल से 2,000 रुपये देते हैं आपको प्राइवेट वाला, एक उसमें फिर वो काम वो हो जाता है। सर विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन कर राजनीतिक लाभ लेती है, आप किस पे क्या राय है? नहीं, देखिए ये सिर्फ बीजेपी का सिर्फ मुद्दा है, और ये इन्होंने अभी सब सरकारें हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई, बहुतायत में हिंदू है ना, तो इसलिए उन्होंने उनको अपने पक्ष में लेने के कारण ही लड़ाते हैं। मुझे आप बताइए कि जब मुगल राज था, मुगलों ने राज किया ना, मुगलों ने राज किया, तो तब हिंदू धर्म को खतरा नहीं आया,
आया क्या खतरा? तब भी तो जीवित रहा हिंदू धर्म। फिर अभी आप 80% आप हो, है ना, फिर कौन सा खतरा आ गया आपके ऊपर? जो 10-12% 80 के ज्यादा ही परसेंट और 85 मतलब 12% कई मुस्लिम है, तो 12% से खतरा हो जाएगा 80% को, यार 88% को क्या? तो ये तो अफवाह फैलाते हैं, और अफवाह के कारण ही सब चीजें होती है। ऐसी हरकत लंबा टाइम हो गया है। हाँ, नहीं तो वो इस तरह की बहुत सारी बातें बेटा किसी दिन फिर बैठेंगे, इसको इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। और हम सभी युवा साथियों की ओर से और हमारे पूरे जो युवा वर्ग है और हमारे AR ब्रॉडकास्ट परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सबकी शुभकामनाएं। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू। एक फोटो